सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए तो चलना भी ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर के पढ़े बिना आगे के जितने भी इस वाले बुक के चैप्टर हैं वो ठीक से समझ में नहीं आएंगे। तो इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। इसको 2 पार्टों में हम जो है अपलोड करेंगे। पहले पार्ट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा और सेकंड पार्ट में जो है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए चैप्टर की ओर बढ़ लेते हैं। हमारे जो मुख्य बिंदु रहेंगे इस चैप्टर में, ये हम समझेंगे कि इसमें शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच में लड़ा गया। साथ ही हम जानेंगे कि इसके अंदर जो है क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या है। तो इन 4-5 बिंदुओं के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर की कहानी को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी का इस्तेमाल करेंगे और एक छोटी सी घटना को लेते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस घटना का नाम देते हैं हम क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है मतलब इससे हम इसको इस घटना से इस पूरे चैप्टर को जोड़कर जो है हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो 1961 के आसपास जो सोवियत संघ है, 2 बड़े देश हैं सोवियत संघ उस वक्त के, जिसका अभी का नाम रूस है, उस वक्त का नाम सोवियत संघ था, और एक है अमेरिका। तो 1961 में अप्रैल के महीने में सोवियत संघ को ये चिंता सता रही थी कि जो है अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और वो क्यूबा के राष्ट्रपति यानी कि फिदेल कास्त्रो, जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे उस वक्त के, उनका तख्ता पलट कर देगा। और क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के निकट पड़ता है, लेकिन उसमें जो शासन प्रणाली है वो साम्यवादी शासन प्रणाली है। और साम्यवादी शासन प्रणाली किसकी है? तो रसिया की है। और क्यूबा का लगाव किसके साथ है? तो सोवियत संघ के साथ है। लेकिन इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो अमेरिका के निकट है। तो इसलिए 1961 में रूसिया, उस वक्त आज का रूस यानी उस वक्त का जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति जिसका नाम था निकिता ख्रुश्चेव, उनको ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका जो है क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर देगा और वहाँ पर जो है अपना शासन व्यवस्था लागू करेगा। तो उन्होंने क्या किया, 1962 में वहाँ पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करने का फैसला लिया और क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने का जो है उन्होंने निर्णय लिया। और कुछ हथियार जो वहाँ पर उन्होंने जो कुछ परमाणु अस्त्र है वो उन्होंने वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी 1962 के आसपास। ठीक है, उसके बाद उसके लगभग 3 हफ्ते बाद अमेरिका के पास ये खबर पहुंचती है कि सोवियत संघ ने अपनी परमाणु मिसाइलें जो है क्यूबा में इस्टेब्लिश कर दी है। और क्यूबा के पास मिसाइलों को इस्टेब्लिश करने का मतलब ये होता कि सोवियत संघ पहले की तुलना में करीब 2 गुने से अधिक शहरों को टारगेट कर सकता था और बहुत भयंकर तबाही मचा सकता था अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, उनको ये मालूम चलता है, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन वो इस बात से हिचकिचा रहे थे कि अगर वो कोई सख्त कदम लेंगे तो अगर उस सख्त कदम के कारण कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो पूरा विश्व है वो तीसरी विश्व युद्ध की चपेट में चला जाए। तो इसलिए वो कुछ भी ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे जिससे जो पूरा विश्व तीसरे परमाणु विश्व युद्ध के रूप में मतलब कहीं तीसरा विश्व युद्ध चालू ना हो जाए। लेकिन वो इस बात को लेकर भी दृढ़ थे कि हम किसी भी हालत में क्यूबा पर इन मिसाइलों की तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका के जंगी जो बेड़े होते हैं, जंगी बेड़े समझते होंगे, ये आपको चित्र में दिखाया जाएगा। ये देखिए, ये चित्र में जो आपको दिखाया जा रहा है इसी को हम जंगी बेड़े कह रहे हैं। तो इनको भेजा और जो सोवियत संघ से क्यूबा तक आने का समुद्री मार्ग था उस पर इन्होंने रुकावटें पैदा करी और अपना जो है मंशा एकदम क्लियर कर दी कि आप अपने यहाँ ये जो हथियार है वहाँ से इनको हटा लीजिए। तो धीरे धीरे सोवियत संघ भी मतलब आक्रामक रुख में नहीं था, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो इससे दोनों ही देशों को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ेगी और ये केवल 2 देशों की बात नहीं होगी, इसके अलावा अन्य जो देश है वो भी इसकी चपेट में आ जाएगा। और इससे राजनीतिक लाभ चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए धीरे धीरे सोवियत संघ ने अपनी जो जहाज़ों के जो बेड़े हैं उनकी गति को धीमी कर दिया और धीरे धीरे वापस चले गए।
इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है और इसको शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु कहा जाता है, जहाँ पर ऐसी लगभग संभावना बन गई थी कि इन दोनों देशों के बीच में जो है युद्ध हो जाएगा और जो पूरा विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम समझते हैं कि फिर शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध को समझने के लिए हमें जो है थोड़ा सा जाना पड़ेगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। 1939 से 1945 के बीच में हमारा जो है दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, और इसमें जो है पूरा लगभग जो जितने भी अधिक शक्तिशाली और ताकतवर देश थे वो दो खेमों में बटे हुए थे। एक तरफ था मित्र राष्ट्र, जिसमें आपके 4 देश मुख्य हैं, ये आपके हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। ध्यान दीजिएगा ये 4 एक ही टीम में है, सोवियत संघ और अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस। और दूसरी तरफ है धुरी राष्ट्र, वह है आपका जर्मनी, इटली और जापान। तो इन 2 समूहों के बीच में जो है दूसरा विश्व युद्ध मुख्यतः लड़ा गया था और इसका जो प्रभाव था दूसरे विश्व युद्ध का वो अधिक से अधिक कहाँ पड़ा था, आपका यूरोपीय महाद्वीप में पड़ा था। भारत के भागों में की बात करें तो हमारा जो है जितना जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, कुछ प्रभाव इसका वहाँ पड़ा है। और हमारे बगल का जो निकट का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसका नाम पहले बर्मा हुआ करता था, वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ा था। तो इस दूसरे विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई है कुछ इस प्रकार से हुई है कि मित्र राष्ट्र जीत गए हैं और जो धुरी राष्ट्र है वो हार गए हैं। और जो हार की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने 2 परमाणु छोटे बम गिरे। उन दोनों परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, ये गुप्त नाम थे। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर अपना बम फेंका, परमाणु बम, और 9 अगस्त 1945 को उन्होंने अपना दूसरा बम जो गिरा वो हिरोशिमा पर फेंका, नहीं हिरोशिमा नहीं, नागासाकी पर फेंका ना। ठीक है, जिसको फैटमैन कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ही बम के गिरने से क्या हुआ, जापान में मतलब त्राही हो गई। और आपको पता ही होगा कि उसके बाद परमाणु बम का जो प्रभाव है बहुत बुरा रहा। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जो उस वक्त परमाणु बम के गिरने के बाद जो है ली गई थी। तो आप इस चित्र को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयंकर जो है, भीषण जो है तो वहाँ पर त्रासदी हुई है। ठीक है, और लेकिन जो इस घटना के आलोचक हैं, मतलब जिन्होंने इन घटना की निंदा की है, उनका कहना ये है कि अमेरिका ये जानता था कि जापान जो है आत्मसमर्पण करने वाला है, उसके बावजूद अमेरिका ने क्या किया कि उन पर बम गिराए। पीछे का तर्क ये देते हैं आलोचक, ये कहते हैं कि अमेरिका सोवियत संघ को यह जताना चाहता था कि विश्व युद्ध मतलब दूसरा विश्व युद्ध जीतने के बाद भी अमेरिका जो है विश्व की सबसे महाशक्तिशाली ताकत और मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर देश जो है वो अमेरिका है। ये वह सोवियत संघ को संदेश देना चाहता था। इसलिए सोवियत संघ को दिखाने के लिए कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, उन्होंने अमेरिका पर जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अपना जो है ये नियंत्रण ये कार्रवाई की। जबकि अमेरिका जो इस घटना को जो इस बम गिराने की घटना को जो समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध को समाप्त करना बहुत ज़रूरी था ताकि आर्थिक जनहानि बच पाए, लोगों की संख्या लोग कम से कम मरे और युद्ध और लंबा ना चले। और युद्ध को समाप्ति के लिए जापान पर ये 2 बम गिराने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थे, इसलिए उन्होंने बम गिराए। तो ये दोनों के अलग अलग तर्क है। ये जो दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, ये दोनों बीच की लड़ाई केवल इसलिए नहीं थी कि इनको खाली अधिक से अधिक क्षेत्र चाहिए थे पूरे विश्व में। ये लड़ाई इसलिए भी थी क्योंकि ये दोनों जो दोनों देश है, एक अमेरिका और दूसरा जो सोवियत संघ है, ये दोनों अलग अलग विचारधाराओं वाले देश हैं। जैसे अमेरिका पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश है, जबकि जो सोवियत संघ है वो आपका जो है साम्यवादी वाला देश है। अब ये पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्या है और साम्यवादी देश कैसा होता है, इसके बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मैं फिर भी एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको जो है शॉर्ट मतलब बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो ये पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश ऐसे होते हैं जिसमें जो है आप अधिकार जो होते हैं, मानव के अधिकार जो होते हैं थोड़े से अधिक मिलते हैं, मतलब अधिक मात्रा में दिए जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, उसमें आपकी खुद की निजी संपत्ति होती है और आपकी इनकम, आपका आय और आपकी तरक्की आपके कार्य कौशल पर निर्भर करती है और आप जितना आगे बढ़ सकते हो उसमें आगे जा सकते हो। ठीक है, और साम्यवादी शासन में क्या होता है, एक ही पार्टी होती है,
है ना, कोई दूसरी पार्टी नहीं होती, वहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। इंसानों के अधिकार बहुत कम से कम होते हैं और सरकार का अधिकार ज़्यादा होता है, जबकि लोकतांत्रिक वाले में जो व्यक्ति है, नागरिक है, उसके अधिकार ज़्यादा होते हैं और राज्य सरकार के अधिकार जो है कम होते हैं। वहाँ पर राज्य सरकार मनमानी नहीं कर सकती, लेकिन साम्यवादी सरकार में राज्य सरकार मनमानी कर सकती हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं और इन दोनों विचारधाराओं में कुछ कमियाँ, कुछ अच्छी बातें भी हैं। ठीक है, तो इन दो विचारधाराओं का भी ये संघर्ष था, युद्ध था और इन दोनों को भी, और ये आप कह सकते हैं कि लड़ाई इस प्रकार की थी कि ये दोनों चाहते थे कि पूरे विश्व में किस प्रकार की विचारधाराओं से लोग चले, मतलब कि आर्थिक नीति क्या हो, राजनीतिक क्या हो, सामाजिक नीतियाँ क्या हो। तो इन नीतियों को सूत्रबद्ध करने के लिए कि अमेरिका चाहता था कि जिस प्रकार की व्यवस्था वो अपना रहा है वो सारा विश्व उस प्रकार की व्यवस्था अपनाए, जबकि सोवियत संघ ये चाहता था कि जिस प्रकार की व्यवस्था वो अपना रहा है सारा विश्व उसी प्रकार की विश्व व्यवस्था को अपनाए। तो इस विचारधाराओं का युद्ध भी कहा जा सकता है। इसको शीत युद्ध का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस पूरे काल में, यानी जब से शीत युद्ध मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और 1991 तक चली, और इन दोनों इस पूरे पीरियड में कहीं भी जो है ऐसी परमाणु युद्ध नहीं हुआ और कोई बहुत बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ। छोटे जो छोटे मोटे युद्ध हुए, कई बार हुए, अनेक बार हुए इन दोनों महाशक्तियों के बीच में, लेकिन वो कहते हैं मुठभेड़ के रूप में हुए और पूरा विश्व जो है वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गया। और इस युद्ध में रक्त रंजित खूनम खानम बहुत अधिक नहीं हुआ, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। शीत मतलब ठंडा और युद्ध मतलब लड़ाई होती है, मतलब ऐसा युद्ध जो बिना हथियारों से लड़ा गया, जो केवल बातों से लड़ा गया, उसको शीत युद्ध का नाम दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं चैप्टर में और आगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। मतलब जब ये खतरा पैदा हो गया था कि जो पूरा विश्व है लगभग दो ही खेमों में बढ़ जाएगा, दो ही ग्रुप में बढ़ जाएगा, तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ। ठीक है, तो जैसा ही आपका शीत युद्ध की शुरुआत हुई, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरे थे और ये दोनों ही महाशक्ति अपने प्रभाव क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंतित थी और दोनों के दोनों जो है विश्व में केवल सुप्रीम बनना चाहते थी, यानी सबसे ऊपर रहना चाहते थी। और इसी होड़ में इन्होंने क्या किया कि अमेरिका ने अपने आसपास के सभी देशों को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला लिया। अमेरिका यूरोप के पश्चिमी भाग में पड़ता है, इसलिए अमेरिका में के आसपास उसमें जितने देश थे सबको अपने गठबंधन में शामिल किया, इसलिए इनके गठबंधन को पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। और इनके आसपास के जो 12 देश इन्होंने शामिल किए अपनी टीम में, तो उनका एक नाम रखा जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, और इसको हिंदी में कहेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक इसी प्रकार से और सोवियत संघ ने भी, क्योंकि वो पड़ता है यूरोप के पूर्वी भाग में, तो उसने अपने पूर्व में जितने भी आसपास के देश थे उनको अपनी टीम में शामिल किया, चाहे वो प्यार से किया हो, चाहे अपने सैन्य शक्ति और अपने बलपूर्वक किया हो। तो इस प्रकार से उन्होंने आसपास के सभी क्षेत्रों को कैप्चर किया और उन्होंने अपने संगठन का नाम रखा वार्सा। अमेरिका का जो पूर्वी संगठन है जिसका नाम नाटो है, और उसमें अमेरिका ने यह घोषणा की कि अगर इन 12 देशों में से किसी भी एक देश पर हमला किया जाता है तो वह हमला पूरे 12 देशों पर माना जाएगा और फिर वो जो है पूरे के पूरे सारे के सारे देश उसके खिलाफ जो है अपना जो है प्रतिरोध और जो है प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे और जो है ये मतलब कि फ़ाइट करेंगे, उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये अपना प्रभाव क्षेत्र और बढ़ाने में लग गए। तो अमेरिका जो है विश्व के मतलब कि यूरोप के आगे भी और बढ़ गया। ऐसे उसने दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन बनाया, इसको हम सीटो बोलते हैं, सदर्न ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो आपका सेंटो बनाया उसने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन। और उसके साथ साथ जो है सोवियत संघ पीछे रहने वाला नहीं था, उसने क्या किया कि ये आपका उत्तरी कोरिया हो गया, इराक हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब देशों के साथ क्या करी अपनी संधि बनाई। तो अमेरिका ने एशिया महाद्वीप में, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया भाग में, जो एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अपना जो प्रसार है, अपना जो फैलाव है वो गठबंधन के माध्यम से किया। और ठीक उसी प्रकार से सोवियत संघ ने, जिसको हम आज रूस कहते हैं, तो उसने भी जो है अनेक देशों को अपने शामिल किया, जिसमें चीन भी उसका एक मित्र रहा है। तो चीन हो गया आपका, सोवियत संघ हो गया आपका, क्योंकि चीन भी साम्यवादी था, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, ठीक है, और इराक, इन सब जो है ये सब एक टीम में शामिल हो गए। ठीक है,
और 1950 के आसपास का समय था। और इस वक्त क्या हुआ था कि बहुत सारे जो देश है वो स्वतंत्र होने की कगार पर आ चुके थे और स्वतंत्र हो रहे थे। जितने भी नए स्वतंत्र देश थे उनके लिए खतरा फिर से पैदा हो गया कि अब वो किस टीम में जाएंगे, वो अमेरिका वाली टीम में शामिल हो जाएं या फिर इस वाली टीम में शामिल हो जाएं। ठीक है, अब इस खतरे से बचने के लिए कुछ देशों ने जो नीति अपनाई उसे गुटनिरपेक्ष नीति कहा जाता है, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसके नाम से हम जानते हैं। ये ना इस टीम में गए ना उस टीम में गए, इन्होंने अपनी एक अलग टीम बनाई जिसको हम तीसरी दुनिया कहते हैं। पहली दुनिया में अमेरिका और उसके सभी देशों को हम रखते हैं, दूसरी दुनिया में हम सोवियत संघ और उसके समर्थक सभी देशों को रखते हैं, और तीसरी दुनिया में जो है हम इन दोनों खेमों से दूर रहने वाले देशों को रखते हैं। यानी हमारा भारत जो था वो तीसरी दुनिया का सदस्य था। अपना प्रभाव क्षेत्र, जैसे उन्होंने अपना पश्चिम एरिया में, यानी अमेरिका ने अपने पश्चिमी गठबंधन में, अपने पश्चिमी यूरोप में जितना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया उसका फ़ायदा क्या होता, अगर ये सोचें तो वो पता लगता है कि इससे क्या होता, उन्हें हर एक जगह पर अपने अपने सैनिक अड्डे मिल जाते हैं। क्योंकि अगर एरिया बढ़ेगा तो जिस भी तरफ से युद्ध होता है तो उस तरफ से वो अपने वहाँ पर सैनिक अड्डे स्थापित कर सकते थे। और जितने ज़्यादा देश होंगे आर्थिक सहायता भी उतनी ज़्यादा मिलती। छोटे देशों को भी फ़ायदा मिलता। छोटे देश किसी भी महासंगठन में, किसी भी बड़े संगठन में, महाशक्ति में सम्मिलित हो रहे थे, वो इस शर्त पे हो रहे थे कि उन्हें उनकी सुरक्षा मिलेगी। यानी छोटे देश को भी ये आश्वासन दिया जाता कि अगर तुम्हारे आसपास किसी अन्य देश से तुम्हारी अगर कोई कहासुनी का मतलब कि अगर कोई छोटा मोटा युद्ध है, संघर्ष है, तो उसमें तुम्हें हमारा समर्थन मिलेगा। इससे छोटे देश भी क्या हो जाते हैं, तो उस छोटे देश भी जो है सुनिश्चित हो जाता है कि हम किसी एक महाशक्ति की टीम में हैं तो हमें जो है कोई खतरा नहीं होगा। तो छोटे मोटे देशों का भी फ़ायदा हुआ और बड़े देशों का भी, बड़ी महाशक्ति, दो महाशक्ति थी, उन दोनों को भी फ़ायदा हुआ। खनिज, मतलब देखो जितने छोटे देश वो अपनी टीम में सम्मिलित करते जाएंगे, उनके खनिजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी भूमि को सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो छोटे देश है उनको भी अपना लाभ मिल रहा है। तो छोटे देश जो है अपने निजी लाभ के लिए इन बड़े देशों में, अमेरिका में ये शामिल हो गए। उस प्रकार से सोवियत संघ में वो शामिल हो गए। हालांकि सोवियत संघ ने कई जगह पर जो है अपनी सैन्य कार्रवाई के प्रभाव से ही कई देशों को अपने क्षेत्र में उसका जो है मिलाप किया। ठीक है, तो ये आपका जो था, ये है आपका शीत युद्ध का, मतलब कि शीत युद्ध का जितना दो ध्रुवीय विश्व मैंने बताया आपको कि दो खेमों में विश्व बढ़ चुका है। अब हम बात करेंगे कि शीत युद्ध के दायरे क्या हैं। दायरे से मेरा मतलब ये होता है कि शीत युद्ध जो है कहाँ तक फैला, मतलब होता नहीं कि यहाँ तक ये मेरा घर है तो मेरी यहाँ तक की बाउंड्री है। ठीक है, तो हम ये अब इस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि शीत युद्ध किस हद तक गया और किस हद तक जाने के बाद वो रुक गया। ठीक है, तो इस हद की बात करते हैं। शीत युद्ध के काल में अनेक बार संकट आया, दोनों महाशक्तियों के बीच में अनेक बार ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई जो है लड़ाई होने की स्थिति पैदा हो गई थी कई बार। तो 1950 और 1953 के बीच में कोरिया में, और बर्लिन में 1958 से 1962 के बीच में, 1960 के बाद जो है कांगो में। तो ये जो स्थल है, ये जो भौगोलिक स्थल है, यहाँ पर जो है छोटी मोटी मुठभेड़ हुई, खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन सौभाग्य की बात ये रही कि जो पूरा विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गया। क्योंकि इन दोनों ही देशों को मालूम था कि अगर गलती से भी ये परमाणु युद्ध छिड़ गया तो इस युद्ध से क्या होगा कि इतनी ज़्यादा भीषण तबाही होगी दोनों देशों में कि दोनों देश ये तय नहीं कर पाते कि हम जीतने वाली टीम में हैं कि हम हारने वाली टीम में हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा विध्वंस युद्ध हो सकता था। आज के जो परमाणु बम है पहले के परमाणु बम से वैसे तो काफ़ी ज़्यादा गुना बेहतर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा गुना खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त के परमाणु बम भी कम नहीं थे। वो तस्वीर आपने जो दिखाई गई थी वीडियो में सबसे पहले, वो आपको देख कर अंदाज़ा लग गया होगा। तो इन दोनों देशों के बीच का जो मन मुटाव है ये भी इनका कारण रहा, क्योंकि देखो इनके बीच में कुछ समय तक के लिए राजनीतिक वार्तालाप भी ख़त्म हो गई थी, गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा थी। दोनों ही देश युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन वो इस बात के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि अगर किसी टीम, मतलब कि सामने वाली टीम ने हम पे अटैक कर दिया तो हमारे पास जवाब देने के लिए क्या पर्याप्त हथियार है कि नहीं। तो इसलिए दोनों गलत फहमियों में हथियारों का उत्पादन बढ़ाते ही जा रहे थे, हथियारों की होड़ लग गई थी। मैं अगर 4 बनाऊंगा तो वो 8 बना देगा मिनट से पहले, कहने का मतलब है मिनट से पहले तो बनता नहीं कुछ भी। ठीक है, तो दोनों ही देश जो थे वो क्या है कि अपना हथियार के प्रोडक्शन में लगे हुए थे। तो इस गलत फहमी की वजह से जो है कई बार अगर कोई
छोटा मोटा सैनिक भी अगर थोड़ा शरारत कर देता ना, वो गलती से मक्खी मार देता सामने वाले देश में, तो फिर समझ सकते हो कि इस छोटे से हरकत से, किसी छोटे से सैनिक की हरकत से भी कोई मतलब कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। तो ये इतना ज़्यादा जो है गलतफहमियाँ थी, इनके बीच में दूरियाँ थी। तो इस दूरी की वजह से क्या हुआ कि दोनों देश जो हैं अपना लगे पड़े हैं उन्नति करने में हथियारों के संदर्भ में। तो इन दोनों देशों को मालूम था कि हथियारों की सही जानकारी ना होने की वजह से जो है हम इसी प्रकार से लगे रहेंगे और इससे फिर जो तरक्की या भला नहीं होने वाला। तो 1960 के दशक के बाद क्या हुआ, 1960 के दशक के बाद इन्होंने जो है कुछ संधियाँ करी, कुछ मीटिंग्स हुई। मीटिंग में इन्होंने कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध हुए। तो ये जो कुछ संधियाँ हैं, उस संधियों के नाम सुन लीजिए। ये आपकी जो संधि है उसका नाम है, एक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रेक्षपात परिसीमन संधि। इन संधियों से का मतलब उद्देश्य ये था कि अब परमाणु बम जो है का परीक्षण नहीं किया जाएगा, अब परमाणु का प्रसार नहीं किया जाएगा, मतलब और अधिक परमाणु का नहीं बनाए जाएंगे, और परमाणु प्रेक्षपात संधि मतलब कि परमाणु से लेकर कोई भी युद्ध नहीं छेड़ा जाएगा। तो ये सारी संधियाँ की गई ताकि जो है दोनों देश जो है थोड़ा आश्वस्त होकर आगे बढ़ सके। तो 1950 से 53, 58 से 62 और 60 के दशक के बाद ये जो है 3 मुख्य घटनाएं, और आपने क्यूबा मिसाइल संकट तो पढ़ लिया जो कि शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो शीत युद्ध का दायरा रही है। अब हम बात करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका रही है। गुटनिरपेक्षता ने इन जो नव स्वतंत्र देश थे, अफ्रीका के नव स्वतंत्र थे, लैटिन अमेरिका हो गया आपका, और एशिया के जितने भी नव स्वतंत्र देश थे, इनको एक तीसरा विकल्प दिया कि आप दोनों ही टीम से समान दूरी बनाए रखते हुए आप हमारे टीम में आ सकते हैं, यानी गुटनिरपेक्षता का पालन कर सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो हमारा भारत भी उस मतलब कि हमारा भारत तो संस्थापक देश रहा है उसमें। 1956 में जो आपके ये हमारे भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो घाना के हैं आपके वामे एनक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्नो हैं, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर हैं, ठीक है, और जो है आपके यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो। इन्होंने मिलकर, इन 5 देशों ने मिलकर क्या किया, 1956 में जो है गुटनिरपेक्षता का जो है स्थापना की इन 5 नेताओं ने 1956 के अंदर, ठीक है। और इनका पहला सम्मेलन होता है 1961 में, होता है बेलग्रेड में, जिसमें 25 देश शामिल थे। अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है। और इनका उद्देश्य ये था कि जितने भी अफ्रीकी देश है, चाहे जितने भी नव स्वतंत्र देश हैं, उनको इन दोनों खेमों से समान रूप से दूर रख कर जो है बचाए रखना, और शीत युद्ध के खतरे को कम से कम करना। और ये देश केवल शीत युद्ध के खतरे को बचाने के लिए ही नहीं थे, बल्कि जो है अपनी मतलब ये आर्थिक और राजनीतिक उन्नति को और आगे बढ़ाने के लिए भी इनका उद्देश्य में शामिल था। इसके साथ ही क्या था कि ये दोनों देशों से समान दूरी बनाए रखना, और साथ ही साथ उन दोनों देशों को जो है युद्ध ना हो ऐसा समझाने की जो प्रयास है वो भी करना था। ये बात शायद आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कर रही है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ऐसे देखो 87 में क्या हुआ था कि जब अमेरिका का स्वतंत्रता का दौर चल रहा था, ठीक है, तो उसके बाद से अमेरिका ने क्या किया, लगभग प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक, यानी 1914 तक पूरे विश्व से अमेरिका ने खुद को दूर कर लिया। मतलब पूरा विश्व क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कट रहा है, मर रहा है, इट डज़ नॉट मैटर टू हिम। मतलब उससे दुनिया की किसी भी घटना से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। लेकिन हमारा जो यानी गुटनिरपेक्षता आंदोलन का अर्थ ये था कि दोनों को समान दूरी बनाए रखने के साथ साथ जो है उन दोनों के बीच में जो है ऐसे प्रयास करना जिससे दोनों देश के बीच दूरियां कम हो और पूरा विश्व जो है वो आपका एक विश्व युद्ध से बच जाए। अगर आसान भाषा में कहें तो आपने देखा होगा कई बार लड़ाइयाँ होती हैं तो कुछ दर्शक होते हैं वो आराम से देखते हैं, उनको मज़ा आता है, एंटरटेन होते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कहानी ख़त्म हो गई तो चले जाते हैं। अब वो दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो तीसरा जो मूक दर्शक है जो कुछ बोल नहीं रहा है, खाली देख रहा है, तो अमेरिका ने यह वाला फ़र्ज़ अदा किया था 1787 के बाद से आज़ादी से और 1914 से पहले तक।
लेकिन जो गुट निरपेक्षता है, मान लो कि वो हम गुट निरपेक्ष को उस व्यक्ति की तरह हम देख सकते हैं जो उन दोनों जो किसी दो गुट के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए बीच में पड़ता है। तो हमारा जो गुट निरपेक्ष है वो शांति स्थापित करने के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, और इसके जो प्रयास के जो कुछ उदाहरण हैं तो आपके 1950 से 53 में जो उत्तरी कोरिया में और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो विवाद हुआ था, उस विवाद में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भूमिका निभाई थी, मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। और 1958 के और 62 के बीच में और उसके बाद के जो 1960 के कांगो में जो चल रहा था क्राइसिस, उसके अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उस वक्त के महासचिव थे, उन्होंने जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और शांति स्थापित करने में एक अहम रोल अदा किया था। ठीक है, अब हमारे पास जो है इनका जो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इनका गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसकी जो है प्रवृत्ति और प्रकृति में हल्का हल्का बदलाव हो गया। क्योंकि इसका जो पहला मोटिव ये था कि दोनों देशों को बीच युद्ध ना हो और हम अलग देश बने रहें, किसी भी खेमे में शामिल ना हो। और इनका जो दूसरा मोटिव जो है ये था, जब इनका आगे का सम्मेलन हुआ तो उसमें इनका उद्देश्य ये रहा कि जितने भी तीसरी दुनिया के देश हैं, मतलब वो देश जो ना इसमें शामिल है ना उसमें शामिल है, तो जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो उन देशों की आर्थिक प्रगति कैसे हो। ठीक है, तो इसको लेकर क्या हुआ कि यूएनओ का जो विकास व्यापार संगठन है, उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जितने भी नव स्वतंत्र देश हैं, जितने भी अल्प विकसित देश हैं, वो अपना उत्पाद, अपना सामान जो है विकसित देशों में बेच सकते हैं। ठीक है, और वो विकसित देशों से जितने भी उन्नति किए गए टेक्नोलॉजी से तकनीक है उसको वो कम दाम में प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं जो अभी हाल फिलहाल में आज़ाद हुए हैं, उनके संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होगा। यह यूएनओ के विकास व्यापार संगठन की जो है मीटिंग हुई थी, वो उसके अंदर कहा गया था। और ये नीतियाँ जो है जितने भी तीसरी दुनिया के देश थे उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। अब हम बात करेंगे कि भारत की भूमिका क्या रही थी गुट निरपेक्ष आंदोलन में, और इसमें उसकी नकारात्मकता और सकारात्मक दोनों ही भूमिका को हम जो है आपको बताएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने 2 स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो भारत खुद भी दूर रहा इन दोनों देशों से, दोनों महाशक्तियों से, और साथ में जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उनको भी जो है उन दोनों खेमों में जाने से रोका और तीसरी दुनिया के देश में उन्होंने शामिल कर लिया। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उस वक्त के, जो इन दोनों देशों के बीच जो है जो मध्यस्थता करना चाहते थे, उनको सक्रिय रखा। भारत ने इसके अलावा कई बार ऐसा कार्य भी किया, जैसे 1950 में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कोरियाई संकट में जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। और साथ में इन्होंने ऐसे प्रयास भी किए हैं जिससे हमेशा इनके बीच जो है जुड़ाव लगा रहे। ऐसा जब भी संकट का काल उत्पन्न होता है इन दोनों के बीच में, जब भी बहुत ज़्यादा तनातनी हो जाती थी, तो दोनों के बीच संवाद कराने का कार्य जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता ही करवाते थे। और भारत एक ऐसी स्थिति में भी रहा था कि अगर किसी एक देश, अगर मान लो कि अगर अमेरिका भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करता तो वो आसानी से सोवियत संघ में की गुट में शामिल हो सकता था। और ठीक उसी प्रकार से अगर वो हम पर दबाव बनाता तो हम जो है इस टीम में शामिल हो सकते थे। तो हमारी मित्रता इस प्रकार की थी कि कोई भी देश हम पे अनुचित या बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता था, क्योंकि हम दोनों से एक समान दूरी पर थे, ना किसी से ज़्यादा क्लोज थे ना किसी से ज़्यादा दूर थे। तो इसलिए भारत इस तरीके से भी थोड़ा समझदारी का प्रमाण देता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत की जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति है वो सिद्धांत विहीन है, मतलब इसके पीछे कोई प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, भारत ने हमेशा जो है अपने इस गुट निरपेक्षता का जो इस्तेमाल है वो अपने निजी हित साधने के लिए किया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसलिए इस्तेमाल किया, इन्होंने इसको अपने पक्ष में इसका इस्तेमाल किया। जैसे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी एक पक्ष का किसी भी एक मतलब फैसले को लेने में इनकी जो है सुनिश्चितता जो होती है ना, मतलब कोई भी फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी फैसला लेने में जो है ये सक्षम नहीं रहा है। ठीक से एकदम क्लियर कट बात नहीं बोलता है भारत, ये आलोचकों का कहना है गुट निरपेक्षता की आंदोलन की नीति के ऊपर। और दूसरा पॉइंट ये था कि जब 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब भारत बांग्लादेश को बनाने के लिए मतलब भारत जो है पाकिस्तान से एक नया राज्य यानी बांग्लादेश, यानी जो पूरी पाकिस्तान था पहले, बांग्लादेश के लिए फाइट कर रहा था। तो भारत ने जब बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद करवाया था, तो उस वक्त जो है
पाकिस्तान ने अमेरिका से हेल्प ली थी, तो उस वक्त जो है हमने क्या किया था, सोवियत संघ का रुख किया था, यानी रसिया का रुख किया था और रसिया से मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्योंकि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का शर्त यह था कि हम किसी भी खेमे में शामिल नहीं होंगे, तो उसका विरोध करते हुए हमने जो है 1971 में सोवियत संघ के खेमे के साथ जो मित्रता निभाई। तो इस तर्क पर जो है हमारे भारत की जो है आलोचना की जाती है। गुटनिरपेक्षता का महत्व आज भी है, क्योंकि अभी जितने भी अल्प विकसित देश या विकासशील देश हैं उनकी आर्थिक प्रगति हो तो और उनकी जो आर्थिक प्रगति है वो संगठन के माध्यम से ही संपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा जो है, जितने भी अल्प विकसित देश या विकासशील देश हैं जो पूर्ण रूप से सभी संसाधन संपूर्ण नहीं है उनके पास। ठीक है, और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो शीत युद्ध समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी चैप्टर का जो मतलब सेकंड पार्ट होगा वो इसके 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के सभी प्रश्नों को जो है हम कवर करेंगे। आपसे आशा रहेगी कि आप उस वीडियो को भी देखेंगे और जो है जितना अच्छा प्रिपेयर हो पाए वो आप उसको करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।